एक बार मैं और अनिल जी जैन और अमित शाह जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अमित शाह जी ने खाना निकाला, आलू की सी सब्जी थी, रोटियां सी थी, मैंने भी उसमें से खाई, उन्होंने भी खाई, अनिल जैन भी बैठे थे। मुझे कहने लगे, अमित शाह प्रोफेसर तुमको शर्म नहीं आती, 48 साल से दरिया बिछा रहे हो, विजय ही धर्म है, विजय ही धर्म है। ऐसा करके उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार बनाना है तो क्या करना, हैवी वेट्स लाइट्स वेट्स सब पार्टी में जोड़िए। तो हमने फिर उस धुआंधार बैटिंग की, लगभग 100 के करीब बढ़िया से बढ़िया पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जोड़े और सबको लगने लगा कि हम कहीं सरकार बना सकते हैं। लूले लंगड़े हमको समझते थे, अपाहिज समझते थे, दूसरों की खैरात पर पलने वाले समझते थे। सबके ध्यान में आया कि सरकार बना सकते हैं और कहा भाई हरियाणा में ऐसा कौन है चुनाव ना लड़कर जो लड़ा सके। तो सब चुप थे, सब लड़ना चाहते थे। अंत में रामलाल जी ने कहा भैया इसका तो प्रोफेसर के अलावा और कोई हो नहीं सकता। तो हम स्क्रीनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, संचालन कमेटी सबके अध्यक्ष हम ही थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सारी जिम्मेवारी हमको दी गई थी। जो चर्चा है कि आपने मोदी जी के साथ भी, खास करके जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उनके साथ आपने काम किया। केवल उस समय की बात नहीं है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था और वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनका इधर बार बार आना हुआ। मैंने उनके साथ प्रवास भी किया है और हमारे पूरे परिवार को, विशेषकर हमारे बच्चे मनीष को वो खूब अच्छे से पहचानते हैं और खूब अच्छे से बात कर सकते हैं। राजनीति में आप कैसे आए? मैं दरअसल में वास्तव में कॉलेज में पढ़ाता था, आदमपुर जैसे पढ़ाने जा रहा था तो वहाँ से स्टेशन से लौट कर आया और इस्तीफ़ा देने चला गया और इस तरह से राजनीति के अंदर आ गया। राज्यपाल बने, क्या वो लक्ष्य भी पूरा हो पाया, कुछ कर पाए उड़ीसा के? मैंने राज्यपाल को राज्यपाल बना दिया, राजभवन को मैंने लोक भवन बना दिया। कोई भी कभी भी किसी समय आकर मिल सकता है, किसी समस्या के लिए मिल सकता है। और मैं जब घूमता था तो माताएं बहनें बहुत बार खड़ी होती थी, तो मैं कहता था मैं आपके राज्य का पहला बालक हूँ, आदेश दीजिए माता मुझे क्या करना। वो कहते थे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुमको देखने आए हैं, 50 वर्षों से हमारे पास कोई नहीं आया। तो उड़ीसा के लोगों ने जो हमसे बेपनाह मोहब्बत की, प्यार किया, सब कुछ किया और अंत में यही कहते थे जब हम उनसे पूछते थे हमारे लिए कोई आदेश, तो बोलते थे हम चाहते हैं कि आप यहाँ से मत जाएं। प्रकार का चाहे लाठियाँ लगी हो इमरजेंसी में, चाहे श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा लहराना हो और चाहे कोई राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाना हो, महीना भर रहना हो, ये सब अगर मैं कर पाया तो उसके पीछे त्याग और तपस्या किसी की है तो वह मेरी पत्नी की, मनीष की माताश्री की है। शीला का, सुशीला देवी का, सुबुद्धि का, सुनीति का देहांत हुआ। मनीष संस्कार करने जा रहा है और मैं 5 वाइस चांसलर्स की उसी दिन नियुक्ति कर रहा हूँ। ये संस्कार कर रहा है पूरी में। तो लोगों ने, वहाँ के जितने भी विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, कहा कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है हमने जाना। क्या लग रहा है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर पूरा विश्व एक हो सकता है, इस बात को बताने वाला भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए विषय 400 सीटें आएंगी, 400 से ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी, बेसी आएंगी, ये अलग बात है, लेकिन मुझको 5 और 3 की रेशो में मुझको लगता है महाभारत के अंत के युद्ध में जो हुआ था वही शायद इस बार होने वाला है। अभी भी आपको लगता है कि कुछ सपने अधूरे रहे? लोभ मत दीजिए स्वर्ग का, गंधर्व लोक का, बैकुंठ लोक का, ये लोक का, वो लोक का। मुझे इस धरती को वो बनाना है, मुझे धरती को बैकुंठ लोक बनाना है। ये स्वप्न नरेंद्र मोदी का भी है, ये स्वप्न नरेंद्र मोदी से बेपनाह मोहब्बत करने वालों का भी, कि मुझे भगवान ने एक ऐसा बच्चा भी दिया है जिसका भी किसी प्रकार का कोई स्वप्न ना होकर केवल ये है कि जितने दुनिया के आंसू में पहुंच सकूं, जितने अधरों पर मुस्कान खिला सकूं, वो मुस्कान खिलाने की कोशिश कर रहा है। आप, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसका विज़न है। मैं जिस विज़न को कभी अपना नहीं सका, सोच नहीं सका, वह विज़न मेरे बच्चे मनीष के दिमाग में है। ये मेरा सौभाग्य है, ये बैठा है, मैं उसकी बड़ाई करना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल रहे और भारतीय जनता पार्टी के, ये कहूँगा कि कद्दावर नेताओं में से एक। पूरा जीवन है वो संघर्ष से जुड़ा हुआ है। हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका पधारने का और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सर, पहला सवाल कर लेते हैं कि इस राजनीति में आप कैसे आए?
क्या पहले से कोई लक्ष्य था राजनीति में आने का, क्या कहना चाहिए? मैं दरअसल में वास्तव में कॉलेज में पढ़ाता था, तो जहाँ तक उस एजुकेशन का संबंध है वो तो भौतिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन सौभाग्य से मैं संघ का भी स्वयंसेवक रहा और आरएसएस जो सिखाता है वो आध्यात्मिक विज्ञान सिखाता है, अध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है, मनुष्य को एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाता है। अगर मैं उसकी 2-3 लाइनें आपको बताऊं, जैसे उसमें 2 लाइनें ऐसा है, जैसे भारत माता की जय, त्वदीय कार्याय बद्धा कटीयम पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, अर्थात जिसने हमको इस धरती पर भेजा है, उस धरती पर जो भेजने वाला हमें है, आदि शक्ति कहिए, लॉर्ड कृष्णा कहिए, उनका ये इच्छा रहती है कि मेरी सब एक्टिविटीज़, मेरे सब कर्म सब उनको समर्पित होने चाहिए, और मेरे सब कर्म समर्पित होते होते ही मेरी काया का यानी मेरे शरीर का नाश हो जाना चाहिए। और भारत माता की जय का मतलब भी यही होता है। भारत माता को श्री अरविंद ने कहा है कि वो लिविंग गॉडेस है, वो जीवंत है, देवी है। अर्थात अगर देवी का और इस प्रकार से लॉर्ड कृष्णा का अगर मुझे आदेश है, उनकी इच्छा है, तो मेरे लिए वो आज्ञा है। और इसीलिए मैंने कॉलेज से रिज़ाइन कर कर इस्तीफ़ा देकर तुरंत जो है जैसा उन्होंने कहा उसी को मैंने अपना लिया। और 91 का उस समय था, और उस समय आप ये कह सकते हैं उस आदि शक्ति के दूत यहाँ पर थे माननीय राजेंद्र सिंह जी, वो मुझे आए और मैं फिर आदमपुर जैसे पढ़ाने जा रहा था, तो वहाँ से स्टेशन से लौट कर आया और इस्तीफ़ा देने चला गया और इस तरह से राजनीति के अंदर आ गया। जहाँ तक मुकाम पर पहुँचने का संबंध है, तो जहाँ तक मुकाम होते हैं, सिंहासन होते हैं, पद होते हैं, पदवियाँ होती हैं, मुकाम हमारा एक ही है। और भगवान कृष्ण ने ये मुकाम तय किया है, और वो तय किया है, अगर मैं कोट करना चाहूँ तो यम और सावित्री के संवाद से कोट कर सकता हूँ। सावित्री ने यम को कहा कि मुझे पति को धरती पर चाहिए, और धरती पर इसलिए चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि पीपल शुड वॉक सिलेशियल ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर मनुष्य नर के रूप में नारायण को प्राप्त करने की दृष्टि से चले। मुकाम तो वास्तव में ये होता है, पर शायद आपके मुकाम का मतलब होगा सिंहासन, लेकिन सिंहासन में कोई आनंद नहीं होता। किसी भी सिंहासन को उखाड़ कर देख लीजिए, उसके नीचे आपको दुनिया भर के अजगर और सपेरे और सर्प मिलेंगे। इसलिए सिंहासन में आनंद नहीं है, आनंद वास्तव के अंदर इसी में है कि जिसने मुझे धरती पर भेजा है, उसके सुख के लिए, उसके आनंद के लिए मैं विचरण करूं। और वास्तव में मुकाम, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे समूह है, चाहे प्रांत है, चाहे राष्ट्र है और चाहे विश्व है, उसका केवल मात्र मुकाम यही है कि इस धरती पर रहने वाला मनुष्य सुखमय नहीं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। ये हमारा मुकाम है। प्रोफेसर साहब, आपने जो चर्चा है कि आपने मोदी जी के साथ भी, खास करके जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उनके साथ आपने काम किया है, आपको कोई किस्सा इस तरीके का कोई याद हो? बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको स्मरण करते समय मन में रोमांच होता है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि उस समय वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी थे, प्रभारी भी थे, और मेरे परिवार का सौभाग्य रहा है कि मेरी पत्नी सुशीला जो थी, उनके घर पर आना जाना, भोजन करना, चुनाव के समय आना जाना, ये। लेकिन इतना हमारा सौभाग्य जरूर रहा है कि हमको लगता था कि हमारे परिवार के श्रेष्ठ हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे सब कुछ हैं। आज भी केवल उस समय की बात नहीं है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था और वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनका इधर बार बार आना हुआ। मैंने उनके साथ प्रवास भी किया है, और हमारे पूरे परिवार को, विशेषकर हमारे बच्चे मनीष को, वो खूब अच्छे से पहचानते हैं और खूब अच्छे से बात कर सकते हैं। इसलिए हमारा सौभाग्य रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे अपने परिवार के एक श्रेष्ठतम मुखिया हैं, प्रमुख हैं, मार्गदर्शक हैं, दार्शनिक हैं, ऐसा ही मुझे कहना चाहिए। सिरसा में आप रहते हैं, एक बार ये भी मौका मिला कि आप सिरसा के विधायक रहे, और राजनीति में शायद उसी वक्त जो है आपको टिकट दिया है इन मौके पे। क्या किस्सा था वो, क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि आपको चुनावी मैदान में उतारना पड़ा? वो तो मैंने आपको कहा कि 91 के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इसलिए इस प्रकार के कैंडिडेट्स की तलाश थी कि कौन लड़ सकता। और मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि संघ का आदेश मेरे लिए भगवान कृष्ण का आदेश समान था। मैंने 3 लाइनें आपको बोली भी हैं, और उनकी इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर मैं राजनीति में चुनाव लड़ा। 91 में मुझे कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं थी, और इसलिए उस समय जिन लोगों की जमानतें बची 7-8 की, उसमें से मैं भी एक था।
तो मेरी भी जमानत बच गई। लोगों ने बहुत मोहब्बत की, प्यार की। और विधायक बनने का जहाँ तक पूछने का है कि कैसे दाव लग गया, तो मुझे लगता है दूसरे लोग बहुत उदार थे, इसलिए मुझे जिता दिया। मैं कोई जीतने वाले कैंडिडेट्स में नहीं होता हूँ, लेकिन दूसरों की उदारता के कारण ही शायद मैं जीत गया। तो आप कई राज्यों के प्रभारी रहे, और ख़ास करके हरियाणा में जो मेन रणनीतिकार है, क्योंकि उस वक्त जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और ये भी एक चर्चा थी कि रणनीति है वो आपकी रही, क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये पॉसिबल हो पाया? एक बार मैं और अनिल जी जैन और अमित शाह जी जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। जी अमित शाह जी ने खाना निकाला, आलू की सी सब्जी थी, रोटियां सी थी, मैंने भी उसमें से खाई, उन्होंने भी खाई, अनिल जैन भी बैठे थे। मुझे कहने लगे, अमित शाह प्रोफेसर तुमको शर्म नहीं आती? 48 साल से दरिया बिछा रहे हो। यानी 66 में हरियाणा बना और 2014 की बात थी। जी तो अनिल जैन ने कहा ये आदमी जरा सैद्धांतिक है, बात मानता नहीं है। तो अमित शाह ने कहा विजय ही धर्म है, विजय ही धर्म है। ऐसा करके उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार बनाना है, तो क्या करना, हैवी वेट्स, लाइट्स वेट्स सब पार्टी में जोड़िए। तो हमने फिर उस धुआंधार बैटिंग की, लगभग 100 के करीब बढ़िया से बढ़िया पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जोड़े, और सबको लगने लगा कि हम कहीं सरकार बना सकते हैं। लूले लंगड़े हमको समझते थे, अपाहिज समझते थे, दूसरों की खैरात पर पलने वाले समझते थे। सबके ध्यान में आया कि सरकार बना सकते हैं, और इसलिए पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एक एब्सोल्यूट सरकार बन गई। उसमें मेरा रोल कैसा भी कह सकते हैं आप, गिलहरी के समान भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात इसके पीछे की है। उससे पहले एक बार दिल्ली के अंदर हमारी बैठक हुई, जिसमें आदरणीय रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, और सभी लोग, मनोहर लाल जी, पलान, सब लोग हम नेता उसमें बैठे हुए थे। और कहा भाई हरियाणा में ऐसा कौन है चुनाव ना लड़कर जो लड़ा सके? तो सब चुप थे, सब लड़ना चाहते थे। अंत में रामलाल जी ने कहा भैया इसका तो प्रोफेसर के अलावा और कोई हो नहीं सकता, इसलिए हम प्रोफेसर को ये जिम्मेवारी देते हैं। तो हम स्क्रीनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, संचालन कमेटी, सबके अध्यक्ष हम ही थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सारी जिम्मेवारी हमको दी गई थी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है। लेकिन 2014 से 18 तक हम भिन्न भिन्न पार्टी के रोल करते रहे, और अंत में देखिए कोई दुनिया में किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई दुनिया में किसी का भला नहीं कर सकता। मनुष्य के अपनों कर्मों के प्रतिफल होते हैं, और उसी कर्मों का प्रतिफल है जिसमें मुझे कहना चाहिए, ईमानदारी से कहना चाहिए, मेरी पत्नी सुशीला देवी, मनीष की माताश्री, उसकी त्याग और तपस्या का ये परिणाम है। मेरी हर प्रकार की अशुद्धता को उन्हें आलिंगन किया है। उनको समझ नहीं थी वो कौन है, क्या है, क्या नहीं। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, 1 इलेक्शन 1 पोल के चेयरमैन, केवल पुष्प अर्पित करने के लिए चार्टर्ड प्लेन लेकर दिल्ली से चलें, और केवल मनीष की माताजी को पुष्प अर्पित करके फिर वापस चले जाएं, और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी संदेश दिया कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, तब हमको समझ में आता है कि मेरे को अगर कोई गिलहरी समान भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या मेरे को सब प्रकार का, जिस प्रकार की भी चीज़ों से गुजरने का और हर्षपूर्ण यानी प्रसन्नता से गुजरने का, किसी प्रकार का, चाहे लाठियां लगी हो इमरजेंसी में, चाहे श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा लहराना हो, और चाहे कोई राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाना हो, महीना भर रहना हो, ये सब अगर मैं कर पाया तो उसके पीछे त्याग और तपस्या किसी की है, तो वह मेरी पत्नी की, मनीष की माताश्री की है। उसका एहसास पहले भी था, और रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति जी के आने के बाद तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप राज्यपाल रहे उड़ीसा के, कभी सोचा था आपने, क्योंकि हालांकि एक वक्ता आप अच्छे थे, नेता भी आप अच्छा ही बन पाए, लेकिन राज्यपाल का पद मिलना, और क्या उड़ीसा में जिस उम्मीद से राज्यपाल बने, क्या वो लक्ष्य भी पूरा हो पाया, कुछ कर पाए उड़ीसा के लिए? जैसे आपने पूछा है, मैं अनेक प्रांतों में गया हूँ। जी। मेरी सरलता, सहजता, ईमानदारी, पारदर्शिता आप कह सकते हैं, विनम्रता कह सकते हैं। मैं झारखंड में गया, 3 साल रहा, लोकसभा की 0 सीट थी। जब मैं 10 में आया तो 14 में से 10 सीटें जीत कर आया। अभी मैं उड़ीसा में गया, तो उड़ीसा में गया तो गवर्नर के नाते गया। मई 2018 में गया था, मई 2019 में वहाँ पर चुनाव थे, तो 4-5 महीने तो मुझको समझने में लग गया उड़ीसा का।
और 7-8 महीनों के अंदर मैंने 700 से ज़्यादा कार्यक्रम किए। तो मुझे वहाँ के धर्मेंद्र प्रधान बोलते थे हमारा 10% वोट बढ़ गया। तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जिसमें मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को विनम्रता, सहजता, सरलता, इससे मोहब्बत होती है लोगों को। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारा 10% वोट बढ़ा दिया। तो 1 सीट थी हमारी, 8 सीट नहीं। अभी फिर मई में चुनाव होने वाले हैं और मेरा अनुमान है कि इस बार सीटें उड़ीसा में 15 आएंगी। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं आंकता हूँ। मैं उड़ीसा में अगर कहना चाहूँ तो दुनिया भर के विशेष कार्यक्रम हैं, लेकिन मैं 2-3 कार्यक्रमों की आपको बताना चाहता हूँ। उड़ीसा में राज्यपाल के पास मैंने राज्यपाल को राज्यपाल बना दिया, राजभवन को मैंने लोक भवन बना दिया। कोई भी कभी भी किसी समय आकर मिल सकता है, किसी समस्या के लिए मिल सकता है। और मैं जब घूमता था तो माताएं बहनें बहुत बार खड़ी होती थीं, तो मैं कहता था मैं आपके राज्य का पहला बालक हूँ, आदेश दीजिए माता मुझे क्या करना। वो कहते थे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुमको देखने आए हैं, 50 वर्षों से हमारे पास कोई नहीं आया। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार उड़ीसा में मैंने भारत माता के चित्र को शेर के साथ और पीछे अखंड भारत का मानचित्र पहली बार राजभवन उड़ीसा में लगवाया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 वाइस चांसलर सेलेक्ट करने थे और हम कोरोना से सब इफेक्टेड थे। मैंने मेरे चीफ सेक्रेटरी को कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, देखिए कुछ भी हो सकता है, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मेरी पत्नी की भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरव्यू देने आए उनको मना नहीं करना अगर कुछ हो जाए तो। और दुर्भाग्य से ऐसा हो भी गया। शीला का, सुशीला देवी का, सुबुद्धि का, सुनीति का देहांत हुआ। मनीष संस्कार करने जा रहा है और मैं 5 वाइस चांसलर्स की उसी दिन नियुक्ति कर रहा हूँ। ये संस्कार कर रहा है पूरी में। तो लोगों ने, वहाँ के जितने भी विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, कहा कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है हमने जाना, पेपर में भी लिखा। और संघ के भी, ऑल इंडिया के जो भी सरसंघ चालक थे उनको भी लगा कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे हो गया ऐसा। दूसरा अर्थात मेरे पुरुषार्थ का इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने लगभग 2000 कार्यक्रम किए होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं केंद्रपाड़ा में ज्ञान महाविद्यालय में 31 बच्चे थे। मैंने कहा तुमको किसने कहा है कि आप अंधे हैं? बोले जी ऐसे ऐसे संस्थाएं होती हैं वो सरकार की तरफ से। हमने कहा नहीं, आप अंधे नहीं हैं। LV प्रसाद का वहाँ पर सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। हमने डॉक्टर साहू को कहा उन 31 बच्चों को बुलाइए, उन सब की आँखें टेस्ट करिए। आपको आश्चर्य होगा जानकर 4 की आँखें पूरी आई और 8 को थोड़ा विजन इम्प्रूव हो गया। फिर मैंने रेड क्रॉस का, क्योंकि मैं चीफ हूँ तो मैंने पूरे रेड क्रॉस को कहा उड़ीसा के सभी जितने अंध महाविद्यालय हैं उसमें सभी बच्चों की आंखें टेस्ट कराइए। ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए। लेकिन एक वार वेटरन्स का कार्यक्रम था जिन्होंने 1971 में विजय दिलाई थी, उसका एक कार्यक्रम था जो 15 लाख सेनानियों के अंदर वायरल हुआ। ऐसे एक डॉक्टर्स में वायरल हुआ, एक जुडिशरी में वायरल हुआ। तो ऐसे यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं, ऐसे हैं। लेकिन एक विशेष बात और हुई, 1 अप्रैल उड़ीसा डे मनाते हैं और जुनून के साथ मनाते हैं। तो हमने उड़िया में एक गीत गाया है, वो गीत 60 देशों में चलता है जहाँ जहाँ उड़ीसा के लोग रहते हैं। उड़ीसा में तो चलता ही चलता है, तो वह गीत भी चलता है। तो उड़ीसा के लोगों ने जो हमसे बेपनाह मोहब्बत की, प्यार किया, सब कुछ किया। और अंत में यही कहते थे जब हम उनसे पूछते थे हमारे लिए कोई आदेश, तो बोलते थे हम चाहते हैं कि आप यहाँ से मत जाएं, लेकिन हमको तो इधर आना ही आना था। आप लोगों से मोहब्बत जो है, आप लोगों से प्यार जो है, तो उसको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन उड़ीसा भी हमारे रक्त के एक एक कण में उपस्थित है। माता श्री, पिताश्री का भी आशीर्वाद है। वो श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और हमको उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ प्रभु जगन्नाथ रहते हैं, जहाँ दुनिया विचरण कर। प्रोफेसर साहब, अभी भी आपको लगता है कि कुछ सपने अधूरे रहे, अभी को उनको पूरा करना है, कुछ मन में अभी भी चल रहा है? बस सपना एक ही है जो मैंने शुरू में बोला है जी। वो सपना वही है जो सावित्री ने यम को कहा कि मैं सब जगह घूम कर आई हूँ, मुझे लोभ मत दीजिए स्वर्ग का, गंधर्व लोक का, बैकुंठ लोक का, ये लोक का, वो लोक का। मुझे इस धरती को वो बनाना है, मुझे धरती को बैकुंठ लोक बनाना है। ये स्वप्न नरेंद्र मोदी का भी है, ये स्वप्न नरेंद्र मोदी से बेपनाह मोहब्बत करने वालों का भी है और यही स्वप्न मेरा है। लेकिन बाकी मेरी कोई येषणाएँ, कोई वासनाएँ, कोई अभिलाषाएँ, कोई इच्छाएँ, कोई आवश्यकताएँ
ना मेरी कभी हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने एक ऐसा बच्चा भी दिया है जिसका भी किसी प्रकार का कोई स्वप्न ना होकर केवल ये है कि जितने दुनिया के आंसू में पहुंच सकूं, जितने अधरों पर मुस्कान खिला सकूं, वो मुस्कान खिलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसका विज़न है। मैं जिस विज़न को कभी अपना नहीं सका, सोच नहीं सका, वह विज़न मेरे बच्चे मनीष के दिमाग में है। ये मेरा सौभाग्य है। ये बैठा है, मैं उसकी बड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि जो विज़न वो देखता है वो मुझे लगता है कोई आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोई देख नहीं पाया कि अपनी माँ का आदि शक्ति बना देना, रोज़ नए फूलों से श्रृंगार करना, 2 घंटे लगा कर करना। अगर भुवनेश्वर में थे तो भुवनेश्वर में ही होता था और सिरसा में भी होता था। तो हम तो कभी ये समझ नहीं पाए भाई, हम अपनी माता का उतना सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन इसने दुनिया को सिखाया है। 2024 चूँकि राजनीति से अहम सवाल है ये जुड़ा हुआ, और सभी लोगों के मन में भी यही चल रहा है। हमारे दर्शक है वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि आप दिग्गज रहे और लंबे समय से पूरा जीवन आपने इस तरह से राजनीति में, क्या लग रहा है? एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, काफ़ी कुछ बदला है आपको लग रहा है 2019-2024? ये महाभारत है। मैं कोई फिलोसफर या कोई दार्शनिक या भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जी। मैं कोई पूरे देश के अंदर विचरण करके उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव बचे थे और 3 कौरव बचे थे। तो मुझे लगता है कि जितनी भी सीटें उसमें 5/8, 5/8, जो लगभग 339 और 340 होता है, इतना मुझको लगता है कि आराम से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगा, और बाकी सीटों के ऊपर जितना भी इंडिया विपक्ष जो भी है वो प्राप्त करेगा। सीटें प्राप्त करना, सरकार बनाना, ये अलग विषय है, लेकिन दुनिया के अंदर जो भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान, 110 मुस्लिम देश हैं, 110 मुस्लिम देश हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद कभी नहीं कर सके, और नरेंद्र मोदी ने तलाक 3 तलाक ख़त्म करके जो किया है। 110 मुस्लिम देश भी प्रधानमंत्री से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनकी बेटियां, उनकी जो भी वहाँ बच्चियां हैं वो सब चाहती होंगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से विषय ये है कि G20 को G21 बनाकर 57 कंट्रीज़ को भी वसुधैव कुटुंबकम के अंदर लाना, पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है, इस बात को भी अगर कोई सिद्ध करने वाला है, बताने वाला है, तो वो ये है। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर पूरा विश्व एक हो सकता है, इस बात को बताने वाला भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए विषय 400 सीटें आएंगी, 400 से ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी, बेसी आएंगी, ये अलग बात है, लेकिन मुझको 5 और 3 की रेशो में मुझको लगता है महाभारत के अंत के युद्ध में जो हुआ था वही शायद इस बार होने वाला है। धन्यवाद। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े प्रोफेसर गणेशी लाल, और राजनीति से लेकर के तमाम जानकारियां हम उनसे जानने का प्रयास किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जो हमसे छूट गया हो, वो भी आप सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि अगले इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे उस सवाल का भी जवाब जानने का। बहुत बहुत शुक्रिया।